हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात किया था लाइफ स्पैन के बारे में। हमने लाइफ स्पैन के बारे में बात किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग सीधा मूव ऑन करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज़ कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन एक बच्चे को जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कंपेयर करते हुए असेक्सुअल पे मूव ऑन करेंगे। विल फर्स्ट फिनिश असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन अगेन विल कम बैक टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन कहलाता है जिसमें सेक्सेस यूज़ होता है। कौन यूज़ होता है? सेक्सेस। अब ये सेक्सेस का मतलब क्या होता है? सेक्सेस का मतलब होता है कि या तो मेल है या तो फिर फीमेल। तो या तो मेल या तो फीमेल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम दोनों यूज़ करेंगे। दैट इज़ यहाँ पे दोनों पेरेंट को हम यूज़ करेंगे। दैट इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ द मेल पेरेंट्स एज वेल एज वी आर गोइंग टू यूज़ द फीमेल पेरेंट्स। अब ये जो मेल पेरेंट्स होता है और फीमेल पेरेंट्स होता है, ये दो अलग पेरेंट्स हैं। और ये जो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसकी स्टार प्रॉपर्टी ये होती है कि इसको हम बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन कहलाता है जिसमें दो पेरेंट्स यूज़ हो जाता है, इसलिए तो दुनिया इसको बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन कह जाता है। यस सर। तो यहाँ पे मेल पेरेंट्स यूज़ होगा, फीमेल पेरेंट्स यूज़ होगा और दोनों क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो डिप्लॉयड है तो वो हैप्लॉयड गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। तो मेल पर्सन या मेल पेरेंट विल गिव मेल गैमेट एंड द फीमेल पर्सन या पेरेंट विल गिव द फीमेल गैमेट। अब फिर ऐसा वक्त आएगा बोथ विल अंडरगो फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है सो दैट विल लीड्स टू फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट और जाइगोट से फिर ऑफस्प्रिंग बनता है। तो आपने क्या क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बायपेरेंटल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स यूज़ होता है। ये पहली चीज़ है। आपने ये सीखा कि इसमें मियोसिस होता है। आपने सीखा कि यहाँ पे मियोसिस होता है। देन आपने ये भी सीखा कि यहाँ पे गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। देन आपने ये भी सीखा कि यहाँ पे जाइगोट बनता है। देन ये सारे चेंजेस आपको पता होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑफस्प्रिंग है इसके अंदर प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो कैरेक्टर रहेंगे इस मेल के भी रहेंगे और इस फीमेल के भी रहेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे आपके अंदर आपके मम्मी और पापा का कैरेक्टर है, उसी तरीके से ये जो ऑफस्प्रिंग है इसके अंदर इस मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों के जेनेटिकल कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीखा, तो अब हम बात करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ध्यान रखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर का और इसी के बारे में हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। असेक्सुअल मतलब इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस होते हैं बट ये ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। मतलब इसमें देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। गैमेटिक फ्यूजन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात याद रखना। इसका मतलब क्या इसमें गैमेट इन्वॉल्व होंगे या इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होंगे? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गैमेट बन जाएगा लेकिन गैमेट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। गैमेटिक फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर। तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में हम लोग बोल क्या रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट और गैमेटिक फ्यूजन। इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा।
तो जब हम एनसीईआरटी के डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, जब आप अपनी एनसीईआरटी रेफर करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन कहलाता है विच में अकर विथ और विदाउट गैमेट। मतलब सम टाइम इसके अंदर गैमेट फॉर्म हो पाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इसमें गैमेट फ्यूजन नहीं होगा भाई, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें दो गैमेट नहीं बनते भाई, एक ही गैमेट बनता है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये जानना बड़ा ही सरप्राइज लगेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व द गैमेट ऑल्सो। क्या सर? बट मोस्टली ये विदाउट गैमेटिक होता है, विदाउट गैमेट ही होता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जो आपको ये चैप्टर ख़त्म होते होते आपको बताया जाएगा, जिसमें ये जो इसमें एग बन जाता है, ये एग बन गया हुआ है और ये एग हैप्लॉइड है, और ये जो हैप्लॉइड एग है ये आपको एडल्ट दे देगा। तो क्या इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ? एब्सोल्युटली नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो आप ये बात याद रखना, एज पर एनसीईआरटी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन कहलाता है विच मे टेक्स प्लेस विथ और विदाउट गैमेट। विदाउट गैमेट तो आप लोगों को ये बात बचपन से पता होगी, लेकिन विथ गैमेट भी हो सकता है, ये तो आपके लिए आज सरप्राइज था। लेकिन इफ़ यू रिफर योर एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। और इसका एग्जाम्पल क्या है वो मैं एग्जाम्पल अभी आपको दे देता हूँ। आप ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं जिसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग से एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही एडल्ट दे रहा है। ऐसा किस में पाया जाता है? ऐसा पाया जाता है मेल, ये जो प्रोसेस है ऐसा प्रोसेस पाया जाता है इन केस ऑफ अ मेल हनीबी। मेल हनीबी का जो डेवलपमेंट होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। यस सर, तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है और इससे एडल्ट बनता है, मेल हनीबी बनता है, और मेल हनीबी को हम प्यार से ड्रोन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब ये जो मेल हनीबी होगा वो अपने पेरेंट्स से 100% मैच होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं? एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना। सपोज ये पेरेंट है और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है, तो ये पेरेंट्स का 100% जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए है ना, वो 100% तरीके से इस ऑफस्प्रिंग को पास हो रहा है। पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है? 100% पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100% पास हो रहा है ना। इसीलिए इस ऑफस्प्रिंग में 100% कैरेक्टर पेरेंट्स से मैच होंगे। मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट्स से एग्जैक्ट मैच करेगा। कैसे मैच करेगा? एग्जैक्ट मैच करेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस स्टार्ट विद द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहली खास बात है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन कहलाता है जिसमें सिंगल पेरेंट्स यूज़ होता है। कितने पेरेंट्स यूज़ होते हैं? सिंगल पेरेंट्स। यस सर। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी कि इसमें गैमेट इज़ नॉट फॉर्म्ड। इसके अंदर गैमेट फॉर्म नहीं होता है। यस, एज पर आवर डेफिनेशन, हमारे डेफिनेशन में, एनसीईआरटी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है विथ, एनसीईआरटी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है विथ गैमेट और विदाउट गैमेट। लेकिन रेफरेंस, हमारे जो रेफरेंस बुक होते हैं ट्रूमैन में या कोई भी अदर रेफरेंस बुक में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं। वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द राइट टाइप ऑफ डेफिनेशन। सो इसमें गैमेट इज़ नॉट फॉर्म्ड। गैमेट इज़ नॉट फॉर्म्ड इसका मतलब ये होता है कि इसमें गैमेटिक फ्यूजन या गैमेटिक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें नो फर्टिलाइजेशन विल अकर, फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर। यहाँ पे ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा। आप सभी को मालूम है कि मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है। तो ये जो रिडक्शन डिवीजन होता है, ये रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन विल अकर। डॉटर सेल्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, और ये जो डॉटर सेल्स बनेंगे ये सिंगल पेरेंट से ही बन रहे हैं। और अगर कोई भी डॉटर जनरेशन सिंगल पेरेंट से बन रहे हैं तो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। सो
सपोज हम ऐसा करते हैं कि ये सिंगल पेरेंट है और सिंगल पेरेंट से जो 100% इसका डीएनए है वो ऑफस्प्रिंग को जा रहा है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ये इस पेरेंट से एग्जैक्टली मैच करेगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऑफस्प्रिंग विच आर फॉर्म्ड इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ पेरेंट। सो ऐसे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन। सो क्लोन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? क्लोन का डेफिनेशन हो जाएगा जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्लोन बोलते हैं, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। देन पॉइंट नंबर 6, मल्टीप्लिकेशन अकर रैपिडली। ऑब्वियसली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। अगर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो ये ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा क्विक होगा, ज़्यादा रैपिड होगा एज़ कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। गैमेट फॉर्म होगा, मियोसिस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, फिर उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, है ना। पॉइंट नंबर 7 है ये कहाँ पे पाया जाता है? एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सो आपको समझ में आना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 1। इस चैप्टर में हमने सीखा हुआ है देयर आर 2 किंगडम जो यूनिसेलुलर होता है। पहला है किंगडम मोनेरा जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आते हैं, और दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा जिसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो क्या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड है? एब्सोल्युटली नो। ये मैनी प्लांट्स में भी पाया जाता है, ये सिंपल एनिमल्स में भी पाया जाता है, बट इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एब्सेंट इन वर्टिब्रेट्स एंड हायर लेवल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनमें भी ये एब्सेंट रहेगा, ये आप याद रखिए। दिस पॉइंट नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। देन हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, और यही हम लोगों का टॉपिक है, यही हम लोगों का सिलेबस है जो हमको सीखना है। सो एवरीबडी विल फोकस। ये फंडामेंटल पॉइंट्स है, ये फंडामेंटल पॉइंट्स है, ये लिस्ट है। इसमें आपको सिलेबस पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में आपको एग्जैक्टली सीखना क्या है और किस ऑर्डर में या किस सीक्वेंस में आपको सीखना है। तो सबसे पहला जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसको हम बोलते हैं फिशन। फिशन के बारे में हम फर्स्ट टाइम हम फिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिशन 3 टाइप के होते हैं। पहला बाइनरी फिशन, दूसरा मल्टीपल फिशन और तीसरा होता है प्लाज्मोटोमी। तो ये फर्स्ट टाइप है फिशन। सेकेंड टाइप है बडिंग, थर्ड टाइप है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ टाइप है जैमे, फिफ्थ टाइप है रीजनरेशन। देन वी मूव ऑन टू 6th टाइप जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन बोलते हैं। स्पोरुलेशन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें स्पोर बन जाता है। देन देयर इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो ये 7 टाइप के जो रिप्रोडक्शंस हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो पाए जाते हैं। और हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में जा रहे हैं बात करने फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फिशन। यस सर, थैंक यू। तो जब हम लोग टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिशन। फिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? फिशन वर्ड का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है क्लेफ्ट होना। क्लेफ्ट का मतलब होता है कट होना, और कट का मतलब होता है डिवाइड होना। यस सर, डिवाइड होना। सो ये जो फिशन होता है, फिशन में ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है। देयर विल बी वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म होगा, और ये एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल हाफ में या हाफ्स में। हाफ्स का मतलब होता है हाफ, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो बेसिकली फिशन का मतलब होता है क्लेफ्ट, और क्लेफ्ट का मतलब होता है कट, और कट का मतलब होता है डिवीजन। ओके, अब ये जो फिशन होता है ये 3 टाइप के पाए जाते हैं, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड प्लाज्मोटोमी। हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में जा रहे हैं इस समय बात करने बाइनरी फिशन के बारे में
क्या होता है बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है डिवीजन। बाइनरी फिशन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, अरे सिंगल ऑर्गेनिज्म, अरे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, वो दो ऑर्गेनिज्म में, दो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाता है या दो ऑफस्प्रिंग को बनाता है। सो बेसिकली बाइनरी का मतलब होता है टू, तो एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यही है, वन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाउस एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो एक ऑर्गेनिज्म है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा और ये दोनों पार्ट हैं वो अपना इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आगे जाके डेवलप होके अपनी साइज को बढ़ा के वो पेरेंट्स की तरह सिमिलर हो जाएंगे। ऑब्वियसली इस बाइनरी फिशन में माइटोसिस होता है और माइटोसिस में आपको मालूम है माइटोसिस का रूल क्या है। माइटोसिस में हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं, माइटोसिस को हम प्यार से 1-2 का 2 बोलते हैं, जिसमें एक सेल डिवाइड होके आपको 2 सेल देता है, बट नंबर ऑफ प्लॉइडी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर एक सेल डिप्लॉयड था तो एक सेल से जो 2 सेल बनते हैं वो भी डिप्लॉयड है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। अब आपको ये सीखना होगा कि माइटोसिस का मतलब होता है 1-2 का 2, मतलब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनेगा और डिप्लॉयड नंबर सेम रहेगा। अगर डिप्लॉयड है तो दोनों सेल डिप्लॉयड होंगे, अगर ये हैप्लॉयड है तो दोनों सेल हैप्लॉयड होंगे, अगर ये ट्रिप्लॉयड है तो दोनों सेल ट्रिप्लॉयड होंगे। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि इसमें एक से 2 सेल बनते हैं, इसलिए हम इसको 1-2 का 2 बोलते हैं। जो ऑफस्प्रिंग बनेगा इट इज़ गोइंग टू बी क्लोन। क्लोन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, वो पेरेंट से आइडेंटिकल रहेंगे, इसलिए हम इसको आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल जो पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं उसको हम क्लोन बोलते हैं। ये बात आप याद रखना। अब ये जो बाइनरी फिशन होता है इसके अलग अलग टाइप होते हैं और इसके टाइप को क्या नाम देंगे ये डिपेंड करता है प्लेन ऑफ डिवीजन के बारे में। देखो बच्चों, बाइनरी फिशन में डिवीजन तो होगा ही, अब वो डिवीजन कौन से प्लेन में होगा? अरे ट्रांसफर प्लेन में होगा, अरे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होगा, अरे ऑब्लिक प्लेन में होगा, अरे किसी भी प्लेन में होगा। तो उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जिसके बारे में इस समय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम को फोकस कीजिए और आप ये डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला होता है बाइनरी फिशन अमीबा में। अमीबा में इरेगुलर टाइप ऑफ बाइनरी फिशन होता है। अमीबा में किसी भी एक्सिस में अमीबा डिवाइड हो जाता है। आपको तो अमीबा का मालूम ही है, उसका कोई भी डेफिनेट शेप या साइज़ नहीं होती है, वो किसी भी शेप में पाया जा सकता है और वो डिवाइड होकर आपको 2 ऑर्गेनिज्म दे देगा। ये एक अमीबा है, ये दूसरा अमीबा है और ये दोनों डिवाइड होने के बाद 2 ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यस सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फिशन या इसको हम सिंपल बाइनरी फिशन भी बोलते हैं। ये एनी प्लेन में होता है, किसी भी प्लेन में ये होता है, इसलिए हम इसको सिंपल बोलते हैं या इरेगुलर बोलते हैं, जो हम आगे नोट्स में देखेंगे लेक्चर में, आगे के लेक्चर में। ये बी टाइप है, बी टाइप यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। यूग्लिना में आप देख सकते हैं जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल फिशन यहाँ पे हो रहा है और इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन बोलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे पैरामीशियन। ये पैरामीशियन में आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ट्रांसवर्स फिशन होता है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म और ये 2 ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म है सीरेटियम। सीरेटियम एक डाइनोफ्लैजेलेट है और इसमें न सीधा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, न ट्रांसवर्स होता है और ये कुछ ऑब्लिक तरीके से होता है और यहाँ पे ऑब्लिक फिशन होता है और इसलिए इस बाइनरी फिशन को हम ऑब्लिक बाइनरी फिशन कहते हैं। तो अब हम इसका थियरी सीख लेते हैं। सो आपको फर्स्ट टाइप क्लियर होना चाहिए। बाइनरी फिशन का A1 टाइप मतलब फर्स्ट टाइप सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन को हम इरेगुलर बाइनरी फिशन भी बोलते हैं। प्लेन ऑफ डिवीजन विल अकर इन एनी प्लेन। डिवीजन एनी किसी भी प्लेन में होगा। अमीबा इसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बता दिया हुआ है।
वी मूव ऑन टू अ सेकेंड बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यूग्लिना में पाया जाता है और यूग्लिना में प्लेन ऑफ डिवीजन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और दो यूग्लिना यहाँ पे बन जाते हैं। सो प्लेन ऑफ डिवीजन पास अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी मूव ऑन टू थर्ड टाइप जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में जो प्लेन ऑफ डिवीजन रहेगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस में होगा। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे डिवाइड होगा, ट्रांसवर्स तरीके से डिवाइड होगा। ये एक पैरामीशियम होगा, दिस इज गोइंग टू बी दी सेकेंड पैरामीशियम। ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है वो पैरामीशियम में होगा, पहला एग्जाम्पल। इट कैन ऑल्सो अकर इन प्लानेरिया में भी ये हो सकता है, ये डायएटम में भी पाया जाता है और ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो बैक्टीरिया में उस समय बैक्टीरिया में माइटोसिस तो नहीं होगा, आपको पता है बैक्टीरिया में ए माइटोसिस होगा। ये जरा बात आप याद रखना, बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है जिसके पास एक्चुअली में न्यूक्लियस नहीं आता है। तो सवाल में ये पूछ जाता है कि कैसे उसके अंदर माइटोसिस हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर नहीं होगा, उसमें ए माइटोसिस होगा और डायरेक्ट सेल डिवीजन होगा। ए माइटोसिस का मतलब होता है डायरेक्ट सेल डिवीजन। हमने सेल डिवीजन टॉपिक में डायरेक्ट सेल डिवीजन या ए माइटोसिस एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पुराने नोट्स रेफर करके भी इसको पता लगा सकते हैं। देन यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, एम्स पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ पॉइंट्स को बताना चाहूँगा जो आप सीखना ज़रूर चाहेंगे पैरामीशियम के बारे में। ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसको स्लीपर डिस्क भी बोलते हैं, क्योंकि आपका जो स्लीपर होता है जो आप पहनते हैं ये उसके शेप में पाया जाता है, इसलिए हम इसको स्लीपर डिस्क बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियस जो होता है थोड़ी बड़ी साइज़ का होता है, बड़ी साइज़ के लिए हम वर्ड मेगा यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, और छोटी साइज़ के लिए हम वर्ड माइक्रो यूज़ करते हैं। मेगा मतलब लार्ज होता है एंड माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। वेरी गुड। तो ये लार्ज न्यूक्लियस है और ये स्मॉल न्यूक्लियस है। अब एम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बात आपको समझनी है कि एक जो न्यूक्लियस है, मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस है जो जेनेटिक न्यूक्लियस कहलाएगा। जेनेटिक न्यूक्लियस का मतलब होता है कि वो जेनेटिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। लेकिन एक न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिक कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा, वो मेटाबॉलिज्म में प्ले इंपॉर्टेंट रोल। यस सर। तो मेगा न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस बड़ी साइज का है वो मेटाबॉलिक न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये ए माइटोसिस तरीके से डिवाइड होता है और ये स्टार प्रॉपर्टी है। आप इसको याद कर लो अच्छे से और समझ लो इसको अच्छे से। माइक्रो न्यूक्लियस है उसको जेनेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं और इसके अंदर माइटोसिस होता है। अब मिश्रा सर ने बस आपके लिए कुछ ट्रिक बनाया हुआ है याद रखने के लिए कि ये मेगा न्यूक्लियस है और ये माइक्रो न्यूक्लियस है। मेगा न्यूक्लियस की स्पेलिंग क्या है? ME। यस सर, ME से स्टार्ट होती है। मैंने इसको ग्रीन हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है। और इसकी पहली स्पेलिंग क्या है? MI, और मैंने ब्लू हाइलाइटर इस्तेमाल किया हुआ है। ME का मतलब होता है मेटाबॉलिक न्यूक्लियस, MI का मतलब होता है माइटोसिस होगा, क्योंकि माइटोसिस का MI और माइक्रो न्यूक्लियस का MI सेम है। और ME मेगा न्यूक्लियस का ME और मेटाबॉलिक न्यूक्लियस का ME सेम है। तो ये ट्रिक है जो आपको ऑलवेज हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि कौन सा न्यूक्लियस मेटाबॉलिक न्यूक्लियस है, और जो मेटाबॉलिक न्यूक्लियस है उसी में ए माइटोसिस होगा। कौन सा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वही जेनेटिक न्यूक्लियस है, और जो जेनेटिक न्यूक्लियस है उसी में प्रॉपर टाइप ऑफ डिवीजन कॉल माइटोसिस होगा। ए माइटोसिस इज नॉट द प्रॉपर टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये एक डायरेक्ट सेल डिवीजन है जो मैं कई बार यहाँ पे बता चुका हूँ और मैंने सेल डिवीजन में भी आपको बताया हुआ है। यस सर, थैंक यू। सो हम लोग मूव ऑन करते हैं अब A4 के बारे में, मतलब फोर्थ टाइप ऑफ बाइनरी फिशन। मैंने आपको बताया है कि बाइनरी फिशन 4 टाइप के होते हैं। एक इरेगुलर बाइनरी फिशन, देन देयर इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफ़र, और ये लास्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिशन। अब ये ऑब्लिक बाइनरी फिशन क्या होता है? देखो, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये प्लेन में डिवीजन होगा, ट्रांसफ़र मतलब ये प्लेन में डिवीजन होगा, इरेगुलर मतलब वो किसी भी प्लेन में डिवीजन होगा।
लेकिन ऑब्लिक का मतलब होता है ये डिवीजन ऑब्लिक डायरेक्शन में होगा, जैसा कि हमने डायग्राम में बताया था थोड़ी देर पहले। सो प्लेन ऑफ डिवीजन इज इन ऑब्लिक, ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये डायनोफ्लैजिलेट में पाया जाता है। डायनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा है भाई, प्रोटिस्टा। यस सर, डायनोफ्लैजिलेट वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है जिसके पास 2 फ्लैजेला आता है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ जाता है डायनोफ्लैजिलेट। और इसका एग्जाम्पल है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, इस कॉल एज अ सीरेटियम। सीरेटियम इसका एग्जाम्पल है, और सीरेटियम में ऑब्लिक बाइनरी फिशन होता है, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब बाइनरी फिशन सीखने के बाद आपको क्या लगता है कि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये एक अमीबा है, राइट, और इस अमीबा में बाइनरी फिशन हुआ, और एक अमीबा और फिर दूसरा अमीबा, 2 छोटे छोटे अमीबा बन गए। अब आप मुझे बताइए, मेरा सवाल आप सभी को है कि ये ओरिजिनल अमीबा क्या अभी भी जिंदा है या ये मर गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ओरिजिनल अमीबा है ये अभी भी जिंदा है। अरे जिंदा है भाई, जिंदा है, लेकिन अब ये 2 अमीबा के फॉर्म में जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है। यस, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए कि ये अमीबा मरा नहीं, इसका कोई नेचुरल डेथ नहीं हुआ, इसका कोई नेचुरल डेथ होता भी नहीं है। ये डिवाइड होके 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या ये अमीबा, ये पेरेंटल अमीबा अभी भी जिंदा है? यस, ये दोनों डॉटर के फॉर्म में ये पेरेंटल अमीबा अभी भी जिंदा है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म विच डिवाइड बाय बाइनरी फिशन आर सेड टू बी इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब वो अमर हैं, वो मर नहीं सकते, कोई ताकत उनको मार नहीं सकती। अरे इनमें नेचुरल डेथ नहीं पाया जाता है, नेचुरल डेथ नहीं पाया जाता है। तो क्या इसमें आर्टिफिशियल या एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है? यस, आप एक अमीबा को उठाए और उसको धूप में रख दिए, है ना, तो क्या वो अमीबा जिंदा रहेगा? वो मर जाएगा। सो एक्सीडेंटल डेथ इज पॉसिबल मेरे प्यारे बच्चों, एक्सीडेंटल डेथ इज पॉसिबल, बट नेचुरली जो ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन कर जाता उसको इस दुनिया में कोई भी नहीं मार पाता, इसलिए तो वो ऐसा ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल कहलाता। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। देन यहाँ पे हम लोग बाइनरी फिशन को ख़त्म करते हैं, एंड नाउ वी मूव ऑन टू मल्टीपल फिशन। हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीपल फिशन के बारे में। क्या होता है मल्टीपल फिशन? मल्टीपल फिशन, आपको फिशन का मतलब होता है डिवीजन और मल्टीपल का मतलब होता है मैनी। इफ मैनी डिवीजन अकर्स इन अ वन ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिशन में क्या था? एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हुआ था। बाइनरी मतलब 2, मल्टीपल मतलब मैनी। सो वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मैनी ऑर्गेनिज्म, more than 2 organism, then it is example of multiple fission। तो चलो बच्चों पता लगाते हैं हम लोग कि मल्टीपल फिशन कहाँ पे होता है। ये डेफिनेशन है पहला पॉइंट, पेरेंट बॉडी डिवाइडेड टू फॉर्म मैनी सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन B1 टाइप है, मल्टीपल फिशन इन अमीबा, और फिर हम लोग मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मोडियम और अमीबा, ये 2 टाइप ऑफ मल्टीपल फिशन आपको सिलेबस में सीखना है। तो चलो ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है और आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास ये अमीबा है, पर्पल कलर का अमीबा है, और इसके जीवन में, ये अमीबा के जीवन में अनफेवरेबल कंडीशन आता है। अरे क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन भाई? अरे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो गया है, एनवायरनमेंट में जो वाटर है वो कम पड़ गया है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं कि इस अमीबा के जीवन में अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। हमारे जीवन में भी आता है अनफेवरेबल कंडीशन, तो इसमें क्या बात है जी?
अरे एक अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त कर सकता है, अपनी प्लानिंग कर सकता है और सही वक्त आने पे सही सक्सेस पा सकता है। तो तुम में क्या कमी है? अरे तुम तो इंसान हो, इंसान। अरे अमीबा कर सकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं अमीबा अपने अनफेवरेबल कंडीशन से कैसे लड़ता है। जब उसके जीवन में नेगेटिविटी आती है तो वो कैसे लड़ता है, जरा सीखेंगे हम। अब ये जो अमीबा है, जब इसके कंडीशन में, जब इसके लाइफ में अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो सबसे पहला काम ये करता है कि ये अपना जो सूडोपोडिया है ना, ये जो स्ट्रक्चर सूडोपोडिया, उसको विड्रॉ कर देता है, फेंक देता है, थ्रो कर देता है, विड्रॉ कर देता है और वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड स्पेरिकल हो जाता है। यहाँ पे जो पर्पल कलर आप सबसे अंदर देख पा रहे हैं, ये अमीबा हो गया। अपना सूडोपोडिया डिस्ट्रॉय करने के बाद या विड्रॉ करने के बाद ये ऐसा स्पेरिकल स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो अमीबा है, ये 3 लेयर का सिक्रीट करेगा, प्रोड्यूस करेगा अपने सरफेस के ऊपर। सबसे बाहर का लेयर ग्रीन कलर, देन देयर इज अ रेड कलर, देन देयर इज अ ब्लू कलर। ये 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन बनाएगा, 3 लेयर्ड वॉल बनाएगा। इसको हम 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल बोलेंगे भाई, सिस्ट वॉल। अरे ये अंबुजा के सीमेंट से बनी हुई दीवार से भी मजबूत है। जो भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, ये जो दीवार है, ये जो सिस्ट वॉल है, ये उसको प्रोटेक्शन कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। बाहर का जो हार्मफुल कंडीशन है वो अब अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो वॉल है ये इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। क्या करके रखेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा। और फिर एक ऐसा मौसम आएगा कि जो वक्त आया है वो बीत जाएगा। अरे अनफेवरेबल कंडीशन के बाद तो देखो फेवरेबल कंडीशन फिर से आ जाएगा। मतलब टेम्परेचर फिर से ड्रॉप हो जाएगा, न्यूट्रिएंट फिर से बढ़ जाएगा, बरसात का मौसम आएगा, पानी की जो कमी थी वो फिर से लौट आएगी। और अब क्या होगा? अब ये होगा कि फेवरेबल कंडीशन आते ही ये जो अमीबा है अंदर पर्पल वाला, ये सो मैनी टाइम्स डिवीजन करेगा और हर डिवीजन के बाद जो भी न्यूक्लियस बनेगा अल्टीमेटली, वो हर एक न्यूक्लियस एक स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एक्वायर करेगा और साइटोप्लाज्म एक्वायर करने के बाद ये जो वॉल है वो रप्चर हो जाएगी। जब ये वॉल बना था तो इसको हमने बोला था इनसिस्टमेंट। क्या बोला था हमने इसको बोला था इनसिस्टमेंट। इस फिनोमिनॉन को, वॉल के फॉर्मेशन के फिनोमिनॉन को हमने इनसिस्टमेंट बोला था। और अब क्या होगा? ये वॉल ब्रेक हो जाएगा। अरे क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि आइडियल कंडीशन आया है। और ये जो छोटे छोटे डॉटर यंग अमीबे हैं, इनको हम बोलेंगे सूडोपोडियोस्पोर। क्या बोलेंगे हम इनको? सूडोपोडियोस्पोर इनका नाम रहेगा। ये नाम अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। इनको हम बोलेंगे माइन्यूट अमीबे और इनको हम बोलेंगे सूडोपोडियोस्पोर। ये सिस्ट वॉल रप्चर हो जाएगा और ये जो माइन्यूट अमीबे हैं या सूडोपोडियोस्पोर है, अब ये इस एनवायरनमेंट में रिलीज होगा। इसी को हम यंग अमीबे बोलेंगे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आप ये देख लीजिए कि नेचुरली ये फिनोमिनॉन कैसे होता है। आप इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लीजिए। पहले मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट में बता देता हूँ और फिर हम एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लेंगे डायग्राम में, स्टैंडर्ड डायग्राम से। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये जो अमीबा होता है, दे विल विड्रॉ द सूडोपोडिया एंड दे विल सिक्रीट अ 3 लेयर्ड थिक कवरिंग और इस कवरिंग को हम सिस्ट वॉल बोलेंगे। द फिनोमिनॉन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल इस कॉल्ड एज अ इनसिस्टमेंट। इसको हम इनसिस्टमेंट बोलेंगे। और ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आएगा, अमीबा विल डिवाइडेड बाय मल्टीपल फिशन। अमीबा अब मल्टीपल फिशन के तरीके से डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद इट विल प्रोड्यूस माइन्यूट अमीबे और ये माइन्यूट अमीबे प्रोड्यूस करेगा एंड दिस माइन्यूट अमीबो को हम सूडोपोडियोस्पोर बोलेंगे।
और सूडोपोडिया स्पोर बन गया है। ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ये सिस्ट वॉल है और ये 3 लेयर्ड है जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, और डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे जब आइडल कंडीशन आएगा, और हर एक न्यूक्लियाई स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लेगा और दे विल फॉर्म सूडोपोडिया। और देन ये जो वॉल है वो रप्चर होगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और डॉटर अमीबे अब रिलीज़ होंगे, यंग अमीबे रिलीज़ हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आया। थैंक यू। तो अभी भी आपने सीखा कि कैसे अमीबा डिवाइडेड बाय मल्टीपल फिशन एंड दे प्रोड्यूस द माइन्यूट अमीबे, जिसको हम लोग बोल देंगे सूडोपोडियोस्पोर। अब एग्जैक्टली होगा ये कि जब फेवरेबल कंडीशन लौटेगा तो ये जो सिस्ट वॉल है, दिस सिस्ट वॉल इज गोइंग टू बी रप्चर and pseudopodiospore will release and they will form the young amoeba in the surrounding medium. They will start giving the young amoeba. So ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको मल्टीपल फिशन इन अमीबा। अब ये जो अमीबा होता है मल्टीपल फिशन तो ये करता ही है, लेकिन ये मल्टीपल फिशन तो ये करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये स्पोरुलेशन इन अमीबा फॉर्म करता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन समझ लो कि स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है। स्पोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। और मैंने आपको बचपन से हमेशा बताया हुआ है कि स्पोर क्या है, स्पोर का डेफिनेशन क्या है। स्पोर का डेफिनेशन है इट इज़ asexually reproducing body। और एक चीज़ और आपको याद होनी चाहिए, दुनिया में 2 चीज़ें होती हैं, पूरी बायोलॉजी में 2 चीज़ें होती हैं जो एस से स्टार्ट होती हैं और वो हमेशा जर्मिनेट करती हैं। पहली चीज़ होती है सीड और दूसरी चीज़ होती है स्पोर। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो स्पोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, और ये स्पोर एक असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है और इसके बारे में हम फोकस करने वाले हैं। ना फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। स्पोरुलेशन ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, जस्ट ये टर्म मेंशन किया हुआ है, इसके लिए हम लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहे हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो। तो आप देख सकते हैं कि ये अमीबा है और इस अमीबा के जीवन में अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गया है। जब इसके लाइफ में अनफेवरेबल कंडीशन आ गया है तो आपने इंसिस्टमेंट में क्या हुआ था, पिछले कुछ समय पहले हमने क्या सीखा हुआ था, वो 3 वॉल बनाता है जिसको हम सिस्ट वॉल बोलते हैं। और सिस्ट, टोटल सिस्ट कितना बनता है? एक ही सिस्ट बनता है, और एक सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म लेता है और फिर बहुत सारे अमीबे बन जाते हैं, सूडोपोडियोस्पोर हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ वन सिस्ट, ये सो मैनी स्पोर्स बनाता है। क्या बनाता है? सो मैनी स्पोर्स बनाता है, और हर एक जो स्पोर्स है उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, केस प्रेजेंट होता है। केस का मतलब होता है कवरिंग प्रेजेंट होना। ये जो केस होता है ये एक प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। तो जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है या ऑड कंडीशन है उसमें ये सर्वाइव होने में मदद करता है, और ये हर एक जो स्पोर्स है अब यहाँ से रिलीज़ होगा। चलो हम देखते हैं कि ये अमीबा ब्रेक हो गया है और ये स्पोर्स है वो रिलीज़ हो गया है। इसके अंदर अमीबा है, डॉटर अमीबे हैं। अब ये जो स्पोर है इसके ऊपर इनशीटेड कैप्सूल है, इनशीटेड लेयर है, और इसलिए हम इसको इनशीटेड अमीबे बोलते हैं, या हम इसको स्पोर भी डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। अब ये जो कवरिंग होती है ये इसको प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन किससे चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए अनफेवरेबल कंडीशन से, और इसको ऑड कंडीशन में सर्वाइव होने में मदद करती है। यस सर, ऑड कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव होना, प्रोटेक्शन पाना, और साथ में डिस्पर्जल में भी मदद करती है। डिस्पर्जल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे फैलना या एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होना। तो ज़रा इसकी थियरी हम सीखते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया है।
तो सम टाइम क्या होता है, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल सिस्ट, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ सिंगल सिस्ट, एक सिस्ट के बजाय अमीबा अ नंबर ऑफ स्पोर्स बनाते हैं और इन शीटेड अमीबे हम इसको बोलते हैं। और दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज ए स्पोरुलेशन, इस फिनोमिनॉन को हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। अब ये जो स्पोरुलेशन होता है, स्पोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर का दूसरा नाम है इन शीटेड अमीबे। अब ये जो स्पोर्स हो ना, दे हेल्प इन बोथ, इसका काम होगा डिस्पर्जल में। डिस्पर्जल का मतलब होता है स्प्रेड होना, एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होना या ट्रांसमिट होना। यस सर। तो आपको ये डिस्पर्जल अभी समझ में आ गया, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना या स्प्रेड होना, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो एक जगह से कई जगह पे फैले या स्प्रेड हो। सभी में ये प्रॉपर्टी होती है, ह्यूमन में भी ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए आज इस प्लैनेट पे हम सब जगह हैं। तो डिस्पर्जल मतलब स्प्रेड होना, और पेरिनेशन, पेरिनेशन एक नया टर्म है आपके लिए, दो आपने मॉर्फोलॉजी में सीखा होगा, लेकिन आप एक बार फिर से सीख लीजिए, इसका मीनिंग लिख लीजिए। पेरिनेशन का मतलब होता है सर्वाइविंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, सर्वाइविंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ पेरिनेशन। तो ये पेरिनेशन में रोल प्ले करता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो हर एक जो स्पोर्स है दैट गिव राइज टू स्मॉल अमीबे, वो स्मॉल अमीबा देना चालू हो जाएगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग इस समय बात करने जा रहे हैं मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ, ये B2 पार्ट है, मल्टीपल फिशन का सेकेंड पार्ट है। हम लोग को हमारे सिलेबस में मल्टीपल फिशन इन अमीबा भी पढ़ना है और हमको मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम भी पढ़ना है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय आप ये जो टॉपिक जो भी पढ़ने वाले हैं, ये यूनिट नंबर 8 में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट नंबर 8 में आपको मलेरियल साइकिल पढ़ना है। So whenever you are going to talk about malaria cycle, these things are also very important. तो आज इस समय राइट नाउ आप जो भी सीख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द चैप्टर कॉल हेल्थ एंड डिजीज़, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट नंबर 8। चलो, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि प्लाज्मोडियम होता क्या है। अब ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरियल पैरासाइट है, मतलब इट इज़ गोइंग टू कॉज द मलेरिया। लोगों को ऐसा पता रहता है कि मलेरिया इज़ कॉज बाय एनोफिलीज मॉस्किटो। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो होती है वो मलेरिया को स्प्रेड करती है, लेकिन ये होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, और ये एक प्रोटिस्टा है, स्पोरोजोअन प्रोटिस्टा है। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्रोटिस्टा है। तो चलो बात करते हैं। ये एक मलेरिया पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम इज़ अ मलेरिया पैरासाइट, और जब ये इंसान को इन्फेक्ट करता है तो ये इंसान के आरबीसी को इन्फेक्ट करता है और इंसान के लीवर सेल को। ये दो सेल जो होते हैं, ह्यूमन आरबीसी एंड ह्यूमन लीवर सेल, इज़ द टारगेट ऑफ द प्लाज्मोडियम। अब ह्यूमन आरबीसी के अंदर और लीवर के अंदर हम ऐसा सपोज करते हैं कि इन द गिवन डायग्राम ये जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन आरबीसी है और इसके अंदर मलेरिया पैरासाइट है, और ये जो मलेरिया पैरासाइट का जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं साइजोंट, वी कॉल इट एज ए साइजोंट। अब ये जो साइजोंट है ये ह्यूमन आरबीसी में और लीवर में मल्टीपल फिशन करेगा। सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, आप देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर में ये न्यूक्लियस है। देन ये जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज़ गोइंग टू एक्वायर सम सॉर्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ये एक फॉर्म बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मीरोजॉइड फॉर्म। तो इस सीजोजोंट जब मीरोजॉइड फॉर्म बनाता है बाय मल्टीपल फिशन, तो इस फिनोमिनॉन को हम सीजोगोनी बोलते हैं। तो क्या क्या पॉइंट है, साइजोंट एक फॉर्म है जो लीवर सेल में या ह्यूमन आरबीसी में पाया जाता है और ये मल्टीपल फिशन करता है और मल्टीपल फिशन करके मीरोजॉइड फॉर्म बनाता है। ये जो मीरोजॉइड फॉर्म बनता है साइजोंट से मीरोजॉइड फॉर्म, इस फिनोमिनॉन को हम साइजोगोनी बोलते हैं। साइजोगोनी इज़ नथिंग बट द मल्टीपल फिशन।
इट इज़ नथिंग बट द मल्टीपल फिशन। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। ये जो मलेरिया है इसके अगेंस्ट हम लोग वैक्सीन बना नहीं पाए हैं। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि मलेरिया को हम मेडिकल के लैंग्वेज में बहरूपिया बोलते हैं। आप देखते हैं जब ये इंसान के आरबीसी में था, जब गया था तो ये साइजॉन फॉर्म में गया था, और जब निकला तो ये मीरोजॉइड फॉर्म में निकला। तो ये अपनी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है वो बदलते रहता है। ये बहरूपिया है। इसके बहरूपिया होने का एग्ज़ाम्पल, और एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे oocytes है, oocytes इज़ इनके स्टमक, ऑन द स्टमक ऑफ द फीमेल एनोफिलीज में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मलेरिया पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम अपना जो जीवन चक्र है वो 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करता है। एक तो है ह्यूमन बीइंग और दूसरा है एनोफिलीज मॉस्किटो, वो भी फीमेल टाइप, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब ये जो oocytes होता है ये भी मल्टीपल फिशन करता है, और उस मल्टीपल फिशन को हम स्पोरोगोनी बोलते हैं, और वो स्पोरोजॉइड फॉर्म बनाता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पोरोगोनी? स्पोरोगोनी इज ऑल्सो नथिंग बट द मल्टीपल फिशन। ये एक मल्टीपल फिशन है। तो यहाँ पे ऊपर हमने सीखा हुआ था साइजोगोनी, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। साइजोगोनी एंड स्पोरोगोनी बोथ आर द टाइप ऑफ मल्टीपल फिशन। ये पॉइंट नीड टू बी अंडरस्टैंड। ये ह्यूमन में होता है, बट ये मॉस्किटो में होता है। ये लीवर और आरबीसी में होता है। ये स्टमक के सेल्स पे होता है। दे फॉर्म द मीरोजॉइड एंड दे फॉर्म द स्पोरोजॉइड। तो ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया है। तो दिस पार्ट इज़ डन। तो हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि जो मल्टीपल फिशन होता है ये मोनोसिस्टिस में भी होता है। ये एडिशनल पॉइंट है। मोनोसिस्टिस एक प्रोटोजोआ है। ये जस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। देन अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। सबसे जो थर्ड टाइप ऑफ फिशन है, इस थर्ड टाइप ऑफ फिशन को हम लोग प्लाज्मोटोमी बोलते हैं। प्लाज्मोटोमी, आपको मालूम है कि टोमी वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब होता है कटिंग। और जब हम प्लाज्मो के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बेसिकली प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं। सो कटिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म और डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को हम लोग प्लाज्मोटोमी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम है। इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, ओपेलिना एंड पेलोमिक्सा। ये जो दोनों एग्जाम्पल है, पेलोमिक्सा एंड ओपेलिना, ये दोनों प्रोटोजोवन के एग्जाम्पल है। ये आप हमेशा याद रख लीजिए। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा होता है, ये भी आप बात समझ लीजिए। अब हमारे पास ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स है, और बिना न्यूक्लियस डिवाइड हुए पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, पहले प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो प्लाज्मोटोमी में ये जो एक स्ट्रक्चर है ये 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। दोनों स्ट्रक्चर के पास न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस का जो काउंटिंग है वो ज़्यादा है, एंड हियर द काउंटिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज़ लेस। तो आप समझ सकते हैं कि एज देयर इज़ अ लेस काउंटिंग ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इनका नंबर बहुत कम है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा टू मेंटेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सो यहाँ पे सपोज 16 न्यूक्लियस है, और हियर इज़ ओनली 8 न्यूक्लिया एंड 8 न्यूक्लियस। तो 8 न्यूक्लियस विल कीप ऑन डिवाइडिंग टिल द पेरेंटल न्यूक्लियस, दैट इज़ 16 न्यूक्लियस आर गोइंग टू बी डेवलप्ड। तो सबसे पहले मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और जैसे ही प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा देयर वुड बी डेफिशिएंसी इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सो फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होना चालू हो जाएगा। पहले प्रोटोप्लाज्म डिवाइड किया ना, इसीलिए तो हम इसको प्लाज्मोटोमी बोलते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गए। आगे देखते हैं, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विल अकर फर्स्ट विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। लेटर ऑन, मतलब बाद में, न्यूक्लियर डिवीजन अकर टू मेंटेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सो ये पार्ट था जो हम लोगों ने फिशन के बारे में कवर कर दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग फिशन का टॉपिक ख़त्म करते हैं, एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट द बडिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।